आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लोअर ऑर्गेनिज्म। कल हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में जाना था और जाना था कि रेस्पिरेशन कितने तरीके के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक के बारे में बात करी थी। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज हम लोग अगला एक टॉपिक अपना लेके चल रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि किसी लोअर ऑर्गेनिज्म में, यानी जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर में रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए कौन सी विधियां होती हैं या किस तरीके से रेस्पिरेशन उनमें कंप्लीट। बात करेंगे गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म। तो लोअर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन अमीबा। गैसियस एक्सचेंज इन अमीबा। अमीबा की बॉडी में किस तरीके से गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। देखिए अमीबा कैसा होता है। अमीबा एक इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप होता है। इसका शेप आप लोग देख ही रहे हो, इसका शेप कैसा है, इरेगुलर शेप है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी थीन होती है। ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। एनिमल बॉडी में केवल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। एनिमल सेल में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें ये फूड वैक्यूल भी होंगे। क्या होंगे इसके पास, फूड वैक्यूल भी होगा इसके पास, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म भी इसमें भरा हुआ है। अमीबा कहाँ रहता है, जिस सराउंडिंग में रहता है ज्यादातर वो सराउंडिंग कैसी है, दिस सराउंडिंग इज वाटरी, यानी एक्वाटिक सराउंडिंग में ये सरवाइव करते हैं। दे सर्वाइव इन एक्वाटिक सराउंडिंग, ठीक है ना। ये किस सराउंडिंग में रहते हैं, एक्वाटिक सराउंडिंग में सर्वाइव करते हैं। दे सर्वाइव इन एक्वाटिक सराउंडिंग, ये एक्वाटिक सराउंडिंग में रहते हैं। इनमें अमीबा के बारे में अगर बात करेंगे तो अमीबा is a unicellular animal, यूनिसेलुलर एनिमल है ये। बॉडी सराउंडेड बाय थीन सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मतलब सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये घिरा होता है इसकी बॉडी, ठीक है। अमीबा में जो प्रोसेस होता है गैसेस एक्सचेंज का वो है सिंपल डिफ्यूजन का मेथड। कौन सा मेथड है भाई, सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से। इस पानी के अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑक्सीजन इन द वाटर will remain higher in proportion as compared to the amoeba's body। अगर अमीबा की बॉडी की बात करें तो अमीबा के बॉडी के कंपेयर में जो बाहर की तरफ यानी सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन का कंटेंट होगा वो क्या होगा, ये ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, चीजें हायर से लोअर की तरफ मूव करती हैं। कहां से कहां जाती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। यानी पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो वहां से वो ऑक्सीजन मूव करके कहां पहुंचेगा, अमीबा की बॉडी में पहुंचेगा। वहां पे इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा जिससे फूड से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। फूड से क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फूड, फूड से एनर्जी रिलीज होगी। इसके बाद इसके बॉडी में ही क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि गैसियस बाई प्रोडक्ट है। गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस में के रूप में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कहां छोड़ दी जाएगी, वाटर के अंदर छोड़ दी जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा अमीबा की एक बॉडी के अंदर होगी
उससे कम मात्रा कहाँ होगी, वाटर में होगी, तो वो ज्यादा से कहां मूव कर जाएगा, कम की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे द गैसियस एक्सचेंज इन अमीबा takes place by simple diffusion method takes place by simple diffusion method right simple diffusion method takes place by simple diffusion method in which oxygen from the surrounding move into the body and carbon dioxide release out by डिफ्यूजन। ठीक है ना। तो इस डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन ले लिया जाएगा सराउंडिंग से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस कैसे हो गया, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि इसके पास कोई वेल डेवलप्ड सेलुलर। ठीक है, माइक बंद करिए अपना। हाँ तुमको कौन बात कर रहे हैं जी? जल्दी तुमको कुछ होता नहीं है, जल्दी तुमको कुछ होता नहीं है। नहीं हट्टा कट्टा शरीर शिवान 38 रोल नंबर क्या कहा है, क्या है मतलब अच्छा तरीके से बोल रहा था, खराब बोल रहा था, अच्छा तरीके से बोल रहा था, हंस रहा था, पप्पू हंसे बोल रहा था कि बोलोगे नहीं है तो मतलब मेंटेन कर रखी है ना। कोई जरूरी थोड़ा है कि मत बीमारी हो जाए और उसके बाद जो उठा ना जाए, उसमें कोई तारीफ थोड़ी है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अमीबा में किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज अमीबा में कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, इसे नोट करिए। नोट हो गया। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्किन रेस्पिरेशन। हम देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म में स्किन किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है और उससे रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये किस में होता है, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में होगा। तो ये होता है एम्फीबियंस में। किस में होता है, एम्फीबियंस में। किसमें, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की बॉडी में होता है। एम्फीबियंस में आ जाते हैं हमारे फ्रॉग्स।
एनेलिड्स में देखने को मिलता है एनेलिडा। एनेलिडा में कौन आता है हमारा? अर्थवर्म आता है। कौन आता है? अर्थवर्म, केचुआ। आप लोगों ने देखा होगा। तो फ्रॉग या अर्थवर्म जो है उनमें स्किन रेस्पिरेशन होता है। किस तरीके से स्किन रेस्पिरेशन होता है? देखिए डायग्राम बनाइए आप लोग। अब देखिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें स्किन रेस्पिरेशन पाया जाता है, तो स्किन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो स्किन रेस्पिरेशन है इसमें स्किन रेस्पिरेशन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उनकी स्किन हमेशा मॉइस्ट रहती है। कैसी रहती है? नम रहती है। आप लोग केचुए वगैरह को देखेंगे तो उसकी स्किन हमेशा चमकती हुई दिखाई देगी, आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, रेडिश होगा। या फ्रॉग को अगर आप देखेंगे, आजकल तो बरसात का दिन है, फ्रॉग दिखाई दे जाएंगे आपको, उनकी भी स्किन आप देखेंगे तो बड़ी चिकनी होती है और एकदम स्मूथ और मॉइस्ट दिखाई देगी। कभी हाथ से अगर पकड़ने का प्रयास करेंगे तो वो आपके हाथ से स्लिप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर में, अगर केचुए की बात करें या फ्रॉग की बात करें, तो उनकी स्किन के ऊपर में एक म्यूकस का लेयर पाया जाता है। तो वो म्यूकस का लेयर क्या करता है? उनके स्किन को नम बना के रखता है, मॉइस्ट करके रखता है। तो मॉइस्ट उनके स्किन को बना के रखता है। तो ये म्यूकस है एंड म्यूकस मेक देयर स्किन मॉइस्ट। उनके स्किन को कैसा रखता है? मॉइस्ट रखता है। ठीक है ना? तो इनके स्किन को ये मॉइस्ट रखता है। अब कह रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सबसे पहले एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के प्रोसेस में इसी म्यूकस के लेयर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो उस म्यूकस के लेयर में क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद धीरे धीरे ये पतली जो स्किन है, इनकी जो स्किन है उससे होते हुए वो कहां पहुंच जाएंगी? ब्लड कैपिलरीज में चली जाएंगी और ब्लड कैपिलरी से इसका ट्रांसपोर्टेशन पूरे बॉडी में होगा, जहां पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में होगा। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी धीरे धीरे यहां से ब्लड कैपिलरी से वो कहां जाएगा? स्किन में, स्किन से म्यूकस के लेयर में, और म्यूकस के लेयर से उसको कहां छोड़ दिया जाएगा? एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे स्किन ने मदद की ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में। तो ये जो एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियन यानी फ्रॉग्स और एनालिड्स यानी अर्थवर्म, तो इनमें जो स्किन होती है कैसी होती है? द स्किन इज थीन, मॉइस्ट, रेस्पिरेटरी। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैसा होता है? रेस्पिरेटरी होता है एंड परमिएबल। कैसे होते हैं ये? परमिएबल होते हैं। दीज आर परमिएबल। तो थीन, मॉइस्ट, रेस्पिरेटरी एंड परमिएबल। तो ये परमिएबिलिटी इसके अंदर में पाई जाती है, यानी चीजें उससे हो करके पास करती हैं। तो जब चीजें उससे हो करके पास करेंगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमिएबल बोलेंगे। ठीक है ना? तो रेस्पिरेटरी है जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। मॉइस्ट है यानी नमी होती है। अभी मैंने बताया ना कि स्किन के ऊपर में क्या पाई जाती है? म्यूकस की लेयर मिलती है। तो इस म्यूकस की लेयर की वजह से इनकी स्किन कैसी होती है? हमेशा मॉइस्ट होती है। तो इस मॉइस्ट स्किन, थीन स्किन,
जिससे ये पास कर जाएगा। तो इनकी स्किन का नेचर कैसा हो गया, थीन, मॉइस्ट, रेस्पिरेटरी और परमिएबल। तो परमेबिलिटी के ऊपर में बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन first dissolved in mucus layer and then pass into blood capillaries, through skin, ठीक है ना। तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, सबसे पहले मैंने बताया उसका डिफ्यूजन कहाँ होता है, इस म्यूकस की लेयर में होता है, और वहां से वो मूव करके स्किन के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, ब्लड कैपिलरीज में पहुंच जाता है। वहां से ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आप जानते हैं कि जब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ऑक्सीजन का मेन काम क्या है, फूड को ऑक्सीडाइज करना। तो ये फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो फूड को जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस ब्लड आएगा तो अपने साथ में क्या लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड कैपिलरी से मूव करके कहां जाएगा, स्किन में, स्किन से मूव करके कहां जाएगा, म्यूकस की लेयर में, और वहां से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। यहां लिखेंगे दिस ऑक्सीजन release energy from the food, carbon dioxide formed by the oxidation of food के ऑक्सीडेशन से, यानी फूड के टूटने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाएगा, रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको फिर से कहां छोड़ दिया जाएगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्किन की मदद से इनमें, फ्रॉग्स में या अर्थवर्म में हमने देखा कि स्किन की मदद से किस तरीके से रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अगला मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ओके, जल्दी से नोट करिए, नोट करके बता
सर आपका ऑडियो ऑफ है। है जी, म्यूट है, ऑडियो ऑफ है। आप लोग अपने आप को बंद करके रखिए, अपना आवाज ना आए तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसी में कोई बात कर रहा था, ये शिवांश। शिवांश कौन है? रोल नंबर 38। जी मैं हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो तुम्हारा ऑडियो ऑन था और तुम अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, जानते हो क्लास चल रहा है। अच्छा जी, तुमको गलती से बोलने ऑन के हो गया बाद भी था। तुमको सुनाई नहीं देती, तो गलती से ऑन हो वो गया तो देखने की जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है कि मेरी है? मैं अपने यहाँ से बंद मेरी। कर दूं तो फिर कोई रिस्पॉन्स आना जाना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो जब क्लास करते हो तो जी क्लास करो, घरेलू बातें मत किया करो बैठ के। चलिए, अगला जो है हमारा वो है गिल रेस्पिरेशन। तो गिल रेस्पिरेशन में जानेंगे कि गिल में किस तरीके से गिल की मदद से रेस्पिरेशन होता है। तो गिल रेस्पिरेशन के भी अगर एग्जांपल्स देखें कि किसमें देखने को मिलता है हमें, तो गिल रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा फिशेस में। कहाँ देखने को मिलेगा? फिशेस में। एंड टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है उसमें हमें गिल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो टैडपोल लार्वा जो होता है उसमें जब मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होता है और वो एक एडल्ट फ्रॉग फॉर्मेशन करता है, तो उसमें से गिल और उसकी टेल ये दोनों के दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। तो गिल अगर रहता तो वो पानी के अंदर सांस ले पाता, लेकिन अभी आपने देखा कि फ्रॉग जो है वो स्किन की मदद से सांस ले सकते हैं, तो इसीलिए उनका गिल जो होता है बड़े होने पे डिसअपियर हो जाता है। ठीक है? तो गिल रेस्पिरेशन हमको फिशेस के अंदर ही देखना है। सब डायग्राम वगैरह जितना भी बना रहा हूं वो सब आपके कॉपी के ऊपर में दिखाई देने चाहिए, वो सारे के सारे डायग्राम। ठीक है ना? सारे डायग्राम आपके कॉपी के ऊपर में दिखाई देने चाहिए। तो मछलियों में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है? तो मछलियों में रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो मछलियों में रेस्पिरेशन गिल्स की मदद से होता है। जितने भी बोनी फिशेस है, बोनी फिशेस के बारे में जानते हैं आप लोग, जिनमें बोन्स का एंडोस्केलेटन होता है। जो उनका स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसका बना होता है? बोन्स का बना होता है। तो उनमें लगभग 5 से 7 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। और गिल्स के ऊपर में एक कवरिंग होती है, गिल्स के ऊपर में एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरकुलम। क्या कहते हैं उसको? ऑपरकुलम कहते हैं। द गिल्स इज कवर्ड बाई एंड ओपनिंग इज कॉल्ड द ऑपरकुलम। ऑपरकुलम का मतलब क्या होता है? गलफड़, जिसको हम लोग गिलफड़ कहते हैं। कई सारे लोग आपने से मछली खाते होंगे, तो मछली का वो ढक्कन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो उसके गिल्स के नजदीक गर्दन के पास में पाया जाता है। उसको उठा के देखते हैं, तो उठा के क्या देखते हैं कि उसका ये जो गिलफड़ है, ये जो गिल्स है वो लाल है कि नहीं है। अगर लाल होंगे तो इसका मतलब वो मछली ताजी है, और नहीं है तो इसका मतलब मछली ताजी नहीं है। ऐसा लाल क्यों होता है? क्योंकि जितने भी गिल्स हैं दे आर प्रोवाइडेड विद द न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज। इनके पास में बड़े ही महीन महीन ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, और इनके पास में ब्लड कैपिलरीज इसलिए होती है ताकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद कर सके। ठीक है? जब उनके शरीर में अपने सराउंडिंग से वाटर आता है, तो वाटर जो आता है उस वाटर के अंदर में क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। तो इनकमिंग वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और यही वाटर इनके बकल कैविटी से होते हुए जब गिल्स के ऊपर से फ्लो करता है, ठीक है ना, जब गिल्स के ऊपर से फ्लो करता है तो गिल्स के पास क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करते हैं? उस आउटगोइंग वाटर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अपने अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज कर देते हैं। ये बड़ा ही जल्दी से होने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है? बहुत तेज होने वाली क्रिया है। यानी बहुत कम समय के लिए वाटर गिल्स के ऊपर से फ्लो करेगा और उसी में से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, तो इससे क्या होगा?
उनको जितना एनर्जी की जरूरत है उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो ये जो जितने भी फिशेस हैं दे आर कंसीडर्ड एज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इनको हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, क्योंकि इनकी शरीर में जितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उतना ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं इसलिए ये कोल्ड ब्लडेड है। अब जो पानी बाहर की तरफ निकलेगा गिल्स के ऊपर से, उसके अंदर में क्या मौजूद होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगा। तो आने वाला पानी अपने साथ ऑक्सीजन ले आया, जब वो गिल्स के ऊपर से फ्लो करेगा तो उसमें मौजूद ऑक्सीजन को गिल्स के अंदर मौजूद कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे, उसे ब्लड में मिक्स कर देंगे और वही पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो वापस से गिल्स में आएगी और गिल्स के थ्रू ही उसे आउट गोइंग वाटर में मिला दिया जाएगा, जिससे वो बाहर की तरफ निकल जाए। देखो, अब इसलिए क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि इनमें ऑक्सीजन का जो लेने का प्रोसेस है वो क्या है, बड़ा ही स्लो है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे होने की वजह से ही इनमें जो रेस्पिरेशन का रेट है, जो ब्रीदिंग का रेट होता है एक्वाटिक एनिमल में, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अस। हमारा ब्रीदिंग रेट कितना होता है, आप लोग काउंट करके देखिएगा, बताइएगा। 16 से 18 बार होता है, किसी किसी का 20 बार भी हो सकता है, 22 बार भी हो सकता है, कभी कभी आप सांस ज्यादा लेंगे तो। लेकिन जो नॉर्मल रेट है रेस्पिरेशन का या ब्रीदिंग का, 1 मिनट में 16 से 18 बार है। मछलियों में ये ज्यादा होता है। तो ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुलित रूप में होता है और उस ऑक्सीजन को इन्हें ड्रॉ करना है, उस ऑक्सीजन को इनको निकालना है। तो वहां से ऑक्सीजन निकालना पानी के अंदर से मुश्किल काम है, तो इसलिए रेस्पिरेशन का रेट इनमें क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो गिल्स के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होगा भाई, देख लेंगे। In fishes, in bony fishes, respiration occurs through gills। रेस्पिरेशन कैसे होगा, गिल्स के थ्रू होगा। ठीक है ना। The incoming water brings oxygen which is absorbed by the blood capillaries present in gills and at the same time they release carbon dioxide in outgoing water। ठीक है। तो बाहर जाते हुए पानी में ये क्या रिलीज कर देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगी और ये प्रोसेस बार बार रिपीट किया जाएगा। गिल रेस्पिरेशन को ब्रांचियल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इसको बना लीजिए डायग्राम इसका और लिख लीजिए जल्दी से। हो गया सबका जी। चलो ठीक है।
एक और बता दें कि कल बताएंगे? चलो एक कल ही बताएंगे, आज समय भी नहीं है, दूसरे क्लास का भी समय हो रहा है। ये सब जैसे जैसे डायग्राम बना के मैं बता रहा हूँ आपकी फेयर कॉपी पे वैसे ही दिखाई देना चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है ना? साफ साफ दिखाई दे रहा है सब कुछ जो भी लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपकी कॉपी में वैसे ही होना चाहिए। ओके, चलिए एक बच गया है, उसे कल डिस्कस करेंगे हम लोग अपने कल की क्लास में, ठीक है? प्रणाम आचार्य जी। ओके, गुड बाय।